दोस्तों, मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है आज इस पुणे शहर में कि मैं जब नागपुर गया तो सबसे पहले दीक्षा भूमि गया, मैं जब मुंबई गया तो चैतन्य भूमि गया, और आज जब मैं पुणे आ रहा था सुबह तो मेरी इच्छा थी कि मैं फूले से भी मिलने जाऊं, उनके घर पर जाऊं, उस कुएं को देखूं जहां अछूतों को पानी लेने की इजाजत दी गई थी। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि हमारी लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कहती है कि सीट के लिए झगड़ा हो गया। साहब, सीट के लिए झगड़ा आपके प्लेन में नहीं होता, हमारे जनरल बॉगी में होता है। सीट के लिए झगड़ा आपके एयरक्राफ्ट में नहीं होता जिसका बोर्डिंग पास मिलता है। सीट का झगड़ा मुंबई की लोकल में होता है जहां कोई नंबर नहीं होता है। पता नहीं आप किसके कहने पे ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये झूठ मत बोलिए। हमें अफसोस है कि जगह जगह वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं, मैं कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं वो हमारे लोग हैं, वो हमारे साथी हैं। उनको भड़काया गया है, उनको बहलाया गया है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो रास्ते पे कब आएंगे और कब इस देश के अंदर अपना हक मांगेंगे, अपनी लड़ाई मांगेंगे। इसीलिए मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं। सुबह जो घटना घटी उसको अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप मुझे डरा नहीं सकते हैं। मैं डरने वाला नहीं हूं, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि एक रोहित खोने के बाद हमने तय कर लिया है, रोहित तो बनेगा लेकिन रोहित मरेगा नहीं, अपने हक के लिए लड़ेगा। ये सवाल आज हमारे सामने है। इसीलिए जब आज यहाँ पे टोपी पहनाई गई तो मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आया। मुझे पुणे की परंपरा नहीं मालूम, शायद आप अपनी परंपरा के हिसाब से ये टोपी पहना रहे हैं, लेकिन परंपराओं को ही बदलने की लड़ाई है। इसीलिए आपसे अपील है कि इसमें जो पीली पट्टी है इसको बदलकर नीली पट्टी कर दीजिए और ये परंपरा पुणे के अंदर शुरू कीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी पीढ़ी शायद इस बात को बड़ी शिद्दत से समझ रही है कि हम किस तरीके के मुल्क में जिंदा हैं। क्या हमारा ट्रेडिशन रहा है, क्या हमारी परंपरा रही है, और उस परंपरा में अगर शोषण रहा है तो उस शोषण के खिलाफ लड़ने का भी इतिहास रहा है। इसीलिए यह पुणे की धरती अगर गोडसे की धरती है तो दाभोलकर की भी धरती है, यह बात हमको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ जान लेने के लिए नहीं, जान देने के लिए भी यह धरती जानी जाती है। इसीलिए इस देश के अंदर जो अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, जो इस देश के अंदर रूढ़िवादिता के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, जातिवाद छुआछूत के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, असमानता के खिलाफ, मजदूरों के मिनिमम वेज के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, गरीबों के हक अधिकार के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, बाबा साहब के रास्ते पे चलकर जो भूमि का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आज उनके ऊपर तरह तरह से हमला किया जा रहा है, उनको एंटी नेशनल बोला जा रहा है, उनको सेडिशन में के अंदर जेल में डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह देश सिर्फ मोदी का देश है। लेकिन मैं उनको कह देना चाहता हूं कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बहुत ताकत है, एक बड़ा संगठन है उनके पीछे जिसको हम लोग आरएसएस कहते हैं। आप अपनी विचारधारा रखिए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्यों डर लगता है जब हम अपनी विचारधारा की बात करते हैं? आप क्यों घबराते हैं जब हम अपनी विचारधारा की बात करते हैं? और हम क्या कर रहे हैं? हम इस देश के अंदर जिनको आप भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके विचारों को नहीं, जिनकी मूर्ति को आप इंक्रोच करना चाहते हैं, उनका ही नाम हम ले रहे हैं, उनके ही विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। फिर आपको डर क्यों लगता है? आपको डर इसलिए लगता है कि आपको फोटो खिंचवाने से मतलब है, हमको जीवन में विचारों को उतारने से मतलब है, इसीलिए आपको डर लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह महाराष्ट्र की धरती है। आपने इस धरती को, इस देश के अंदर सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बनाई है, दलित हिंसा की प्रयोगशाला आपने बनाई है, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि यह धरती शिवाजी महाराज की धरती है, यह धरती साहू जी महाराज की धरती है, यह धरती
फूले की धरती है, ये धरती अंबेडकर की धरती है, ये अन्ना भाऊ साठे की धरती है, ये धरती इस देश के अंदर जो रेनेसा की आवाज है, जो पुनर्जागरण की आवाज है, ये उसकी धरती है। और आमने सामने की इस लड़ाई में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गलत हारेगा और सही जीतेगा, और आपके किसी भी हमले से हम डरने वाले नहीं हैं। आपको लगता है कि झूठ बोलकर आप सच को दबा देंगे। साहब, दबाने का एक नियम हमने भी पढ़ा है, जितना दबाओगे उतना उठ करके खड़े हो जाएंगे, जितना रोहित मारोगे उतना रोहित बन करके दिखाएंगे। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। आजकल एक चर्चा चल रही है कि आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। साहब, आप आइडेंटिटी के आधार पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कर रहे हैं। हम जाति को बचाने की नहीं, जाति को खत्म करने की लड़ाई करना चाहते हैं। हम जाति को इस समाज से मिटाने की लड़ाई करना चाहते हैं। इसीलिए हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसकी जाति क्या है। रोहित की जाति क्या थी, मेरी जाति क्या है, और इस मंच पे बैठे हुए लोग, इस हॉल में बैठे हुए लोगों की जाति क्या है। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि इस देश के अंदर जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, वो व्यवस्था मिटनी चाहिए और सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई को लेकर हम पूरे देश में घूमते हैं। कहते हैं कि आप कास्ट की बात कर रहे हैं, आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस देश के अंदर विकास की बात नहीं करते हैं। आप इस देश के अंदर किसी पॉजिटिव एजेंडे पे बात नहीं करते हैं। साहब, हमारे पास तो एजेंडा है, हम एजेंडे पे बात करते हैं। आपके पास तो जुमलेबाजी है, आप जुमलेबाजी पे बात कर रहे हैं। आइए हमारे साथ एजेंडे पे बात कीजिए। मैं बात करना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया था, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एड्रेस करेंगे। साहब, एक बार इस देश के अंदर सूखे से मर रहे लोगों को भी टेक्नोलॉजी से एड्रेस कर दीजिए। टेक्नोलॉजी बना दीजिए कि मराठवाड़ा के अंदर जो एक लड़की 3 बार पानी लेने के लिए गई, उसको अपनी जान न गंवानी पड़े। दो बच्चे जो गहरी 18 फुट की गहराई में पानी लेने के लिए उतरे थे, डूब करके मर गए थे, उनको अपनी जान न देनी पड़े। हम उस टेक्नोलॉजी को बनाने की बात कर रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी के सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप की बात करते हैं। हम टेक्नोलॉजी का समाज के अंदर जो इमेंसिपेशन होना चाहिए, लोगों का उत्थान होना चाहिए, उनके अंदर सुविधाओं की बराबरी होनी चाहिए, हम ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम ऐसी फिलॉसफी की बात करना चाहते हैं। और शायद इसीलिए इस मुल्क के अंदर जब हम ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ बोलते हैं तो आपको डर लगने लगता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो लोग ठेकेदारी के आधार पर काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, आप उनको परमानेंट कीजिए। अगर आप परमानेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उनको इंसान नहीं समझ रहे हैं। मुझे बताइए कि यह कौन सा न्याय है कि एक ही स्कूल में 2 टीचर को अलग अलग वेतन दिया जाएगा, एक ही ट्रेन में 2 अलग अलग क्लास के लोगों को अलग अलग सुविधा दी जाएगी, और एक ही स्कूल में 2 अलग अलग जाति के विद्यार्थियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। ये कैसी समानता है। हम कहते हैं कि इस बार चुनाव हो, क्योंकि चुनाव हर बार होता है, और इस चुनाव में इस बार सवाल बने, आरएसएस या मोदी के खिलाफ सवाल नहीं बने, सवाल इस देश की नीतियों के ऊपर बने कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हिसाब से हमारे वोट को बराबर किया है, एक व्यक्ति बराबर एक वोट, आप हमारी सुविधाओं को बराबर कीजिए। ये हमारा एजेंडा है। इस एजेंडे पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं जानता हूं पुणे शहर को, यह पूना शहर ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, और हमारे यहां से लोग देश के अलग अलग हिस्सों से, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से पेट काट कर लाखों की फीस देकर इंजीनियरिंग और एमबीए करने आते हैं। क्या होता है इंजीनियरिंग करने के बाद? जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग ट्रेड में, तब आपके सामने रोजगार की बात आती है। तब बाजार कहता है कि इंजीनियर तो बन गए, चलो डिटर्जेंट बेचने का मैनेजमेंट सीख लेते हैं। इंजीनियर बनने के बाद आपको सरकार कहती है कि आप डिटर्जेंट बेचिए, और डिटर्जेंट बेचने में भी ऐसा कंपटीशन है कि ये कहते हैं एमबीए करने के बाद आपका कैंपस सिलेक्शन होगा। ये कैसा सिलेक्शन करते हैं? ये कैसी शिक्षा आप इस देश के अंदर दे रहे हैं? लोग पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और इंजीनियर बेचने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद अगर उनको साबुन बेचना पड़े, यह इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए।
जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी क्या हालत है। शिक्षा के अंदर 17% बजट का कट किया गया है। यूजीसी का बजट आधे से कम कर दिया गया है। शिक्षक जो परमानेंट थे वो परमानेंट थे, लेकिन नए जो शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं वो ठेके पे बहाल किए जा रहे हैं। अभी मैं पुणे में आ रहा था तो पुलिस की वर्दी में कुछ और पुलिस अलग से दिख रहे थे। पता चला ये स्वयंसेवी लोग हैं और ठेके पे ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं। साहब, जब पुलिस का ठेकाकरण कर दिया, शिक्षा का ठेकाकरण कर दिया, ऐसा करो संसद का भी ठेकाकरण कर दो। और इस देश के अंदर हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। जब आप इस देश के अंदर पॉलिसी की बात करेंगे तब लोगों को पॉलिसी अच्छा नहीं लगता। अगर पॉलिसी अच्छा लगा होता तो एक जुमलाबाज प्रधानमंत्री नहीं बना होता। इसीलिए आप हमको पॉलिसी और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर आज जो टेक्नोलॉजी की प्रोडक्टिविटी है, उससे जो उत्पादन की समस्या को हमने एक लेवल पे हल किया है, आज हमारे सामने चैलेंज डिस्ट्रीब्यूशन का है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल को आप पॉलिसी के अंदर शामिल कीजिए। आप सब लोगों ने उस न्यूज को पढ़ा होगा कि जितने लोग यहाँ भूख से मरते हैं उनको मुफ्त में खाना खिलाया जा सकता है, उतना अनाज हमारे गोदामों में सड़ जाता है। हम कहते हैं कि उत्पादन इस देश के अंदर बढ़ा है। टेक्नोलॉजी की वजह से सुविधाएं लोगों के बीच में आई है, लेकिन वो सुविधा एक खास वर्ग के लोगों के पास सिमटा हुआ है। हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाई है। इस डिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाई में जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, उस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन को भी इक्वल कीजिए। ये आज की पॉलिटिक्स, हम इस पॉलिटिक्स को, इस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं। छात्रों, नौजवानों और मुल्क के जो आम आवाम है उनके बीच ले जाना चाहते हैं। किस तरीके से मनगढ़ंत बातें की जाती है। कहा जाता है कि इस देश का समाज धर्मों में बटा हुआ है। सिर्फ धर्मों में नहीं बटा हुआ है। सांप्रदायिक दंगे तो होते हैं, बड़े बड़े दंगे होते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितने लोग सांप्रदायिक दंगे में मरते हैं उससे ज्यादा लोग इस मुल्क के अंदर जातीय हिंसा में मर रहे हैं। यह भी एक सच्चाई है और रिपोर्ट नहीं होता है। इस देश में जब लोग मरते हैं तो वो अखबारों की सुर्खियां नहीं बनता। इस देश के अंदर शिक्षा के लिए जब लोग सड़कों पे उतरते हैं तब वो सुर्खियां नहीं बनती। जब कामगार अपने न्यूनतम वेज के लिए लड़ते हैं तब वो अखबार की सुर्खी नहीं बनता। इस देश के अंदर जब लोग कहते हैं कि हमारा अधिकार है कि हम अपने संवैधानिक मूल्यों को बचाएं, तब वो सुर्खी नहीं बनता। सुर्खी क्या बनता है? सुर्खी तब बनता है जब प्रधानमंत्री इस देश का परिक्रमा छोड़ करके दुनिया का परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। बेशक परिक्रमा कीजिए, लेकिन हमारा सवाल है कि किसका सौदा कर रहे हैं? इस देश के संसाधनों का, इस देश के लोगों के हक अधिकार का, इस देश के भविष्य का सौदा किसका किया जा रहा है? खरीदने वाला कौन है और बेचने वाला कौन है? ये सवाल जब हम आपसे पूछते हैं तो आप हमारे सवालों से घबराते हैं, हमारे ऊपर हमला करवाते हैं, लाठियां चलवाते हैं, जेलों में डालते हैं। ये आपकी राजनीति है और इसके खिलाफ आवाज को बुलंद करना ये हमारी राजनीति है और इस राजनीति पे हमें गर्व है, हमें कोई अफसोस नहीं है। कहते हैं कि इस देश के विद्यार्थी तुल पड़े हैं सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत तरीके से ये बात प्रचारित की जा रही है। हम कहते हैं कि एफटीआईआई के अंदर जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ उसकी बुनियाद क्या थी? विद्यार्थियों की मांग थी कि एक ऐसे व्यक्ति को वहां का अध्यक्ष बनाया जाए जो हमको पढ़ा सके। वो मेरिट का लॉजिक नहीं दे रहे थे, वो कैपेबिलिटी की बात कर रहे थे। मैंने बार बार कहा है कि आप में से अलग अलग लोग अलग अलग पेशे को करते होंगे। कुछ रिपोर्टर यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको अगर क्रिकेटर बनने के लिए बोल दें तो क्या आप बन पाएंगे? अलग अलग लोगों का अलग अलग हिसाब होता है। और उन्होंने इस सवाल को जब उठाया, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आपके पास अनुपम खेर है, उसी को बना दीजिए। लेकिन ये फिर भी मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि अनुपम खेर बाद में बाल्टी बने हैं, उससे पहले वो चम्मच नहीं बन पाए थे। तो इस सवाल को उन्होंने माना नहीं। और जब वहां से यह आंदोलन चला तो पूरे देश के विद्यार्थियों को लगा कि अगर आज इनके पक्ष में नहीं बोलोगे तो कल तुम्हारा नंबर भी आएगा। और देखिए कि किस तरीके से नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष को बदल दिया गया और आरएसएस के जो खास लोग थे उसको उनका अध्यक्ष बना दिया गया।
ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उसके बोर्ड के मेंबरों को बदल दिया गया। एक एक करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बदल दिया गया। और इनके वाइस चांसलर करते क्या हैं? आनन फानन में मंत्री जी की चिट्ठी पाते हैं और मंत्री जी को चिट्ठी भेज देते हैं, साहब आप वाइस चांसलर हैं, डाकिया नहीं हैं, आप इस डाकिया का काम बंद कीजिए। और यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, उस यूनिवर्सिटी की अपनी ऑटोनॉमी को बचाने के लिए आपकी जो ड्यूटीज लॉज के हिसाब से तय की गई है, उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटी कैंपस को चलाइए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद मद्रास के अंदर जो अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल था, उसको बैन कर दिया गया। फिर वहां पर विद्यार्थियों ने कहा कि हम अंबेडकर को पढ़ना चाहते हैं, हम पेरियार को पढ़ना चाहते हैं। आप भी अंबेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं, फिर अंबेडकर से पढ़ने वाले लोग से आपको डर क्यों लगता है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसके बाद आप देखिए कि पूरे देश के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, उनका वजीफा बंद कर दिया गया। एमफिल वालों को 3000, पीएचडी वालों को 5000 रुपया दिया जाता था। उनका वजीफा सरकार ने आते ही बंद कर दिया। वजीफा तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी का बजट अगर कम नहीं करेंगे, शिक्षा का बजट अगर कम नहीं करेंगे, तो सूट का पैसा कहां से आएगा? हवाई यात्रा का पैसा कहां से आएगा? और यह जो मेक इन इंडिया के नाम पे पंडालों को जलाया जा रहा है, उसका पैसा कहां से आएगा? यह सवाल आज हमारे सामने है। साहब, जब आप मेक इन इंडिया बोलते हैं और उसका पंडाल जलता है, तो आपके लिए वो एक इवेंट हो सकता है, हमारे लिए वो हमारा कलेजा जलता है। क्योंकि इस देश के अंदर बजट के पैसे को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, हम तमाम महानुभावों को याद करना चाहते हैं, तमाम महानुभावों के विचारों पर हम चलना चाहते हैं, लेकिन इनकी पूरी इच्छा सिर्फ और सिर्फ मूर्ति बनाने में है, सिर्फ और सिर्फ नाम बदल देने में है। साहब, आप नाम बदलिए, हम समाज बदलने के लिए आए हैं, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। और आज हमारे सामने ये परिस्थिति है, जो सरकारी खर्चे का व्यय किया जाता है, गलत तरीके से व्यय किया जाता है। हम कहते हैं कि उस खर्चे को सही जगह पे खर्च करो। इस देश के अंदर ऐसी नीतियां बनाओ कि जिनका वोट लेकर प्रधानमंत्री बने हो, 56 इंच पूरी दुनिया में दिखा रहे हो, उन लोगों के बारे में बात करो, उनके हक अधिकार के बारे में बात करो, और सिर्फ बात नहीं करो, जमीन पर उतार कर दिखाओ। ये विद्यार्थियों, नौजवानों का आज सवाल है, और इसी सवाल के साथ हम आज आपके बीच में खड़े हैं। हम कह रहे हैं कि मूर्ति बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी जिससे लोगों का अपलिफ्टमेंट हो सके। इस देश के अंदर शोषण कोई नई बात नहीं है, मानता हूं इस बात को। इस देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी कोई नई बात नहीं है, मानता हूं इस बात को भी। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि हम लड़ना छोड़ दें, हम उसका विरोध करना छोड़ दें, जब हम कह रहे हैं कि इस देश में जब से जातिवाद रहा है, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष भी रहा है। इस देश में जब से गरीबी रही है, गरीबी के खिलाफ संघर्ष भी रहा है। अगर आज भी जातिवाद है, आज भी गरीबी है, आज भी अगर लोगों का शोषण किया जा रहा है, तो अगर उसके खिलाफ बोला जा रहा है, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी का विरोध करना देश का विरोध करना है, संघ का विरोध करना संसद का विरोध करना है, और मनुस्मृति का विरोध करना संविधान का विरोध करना है? इस तरीके का बात आप क्यों करना चाहते हैं? आप इसलिए करना चाहते हैं कि आपका काम है समाज को बांट देना। बांट दीजिए साहब, समाज पहले से बटा हुआ है। जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा और बोली के आधार पर हमारा समाज पहले से बटा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, हमारी जाति कुछ भी हो, हमारी भाषा कुछ भी हो, लेकिन हम सबके पास पेट है और सबको भूख लगती है। और भूख का सवाल जब सामने आता है, जब भूख के सामने लोगों को बराबर हक देने की बात आती है, सबके सामने बराबर वितरण की बात आती है, तो लोग अपनी जाति और पहचान को भूलकर सड़कों पे उतर जाएंगे। और वो जो लड़ाई होगी, वो आमने सामने हक की लड़ाई होगी। और वो हक की लड़ाई में अगर हमें किसी की भी मार्गदर्शन की जरूरत हुई, तो हम मार्गदर्शन लेंगे। इसीलिए हम आप तमाम बड़े बुजुर्ग से एक बात कहना चाहते हैं, माफी मांगते हुए कहना चाहते हैं, बुरा मत मानिएगा। आपने अपना समय जिया है, आपने अपने दौर को देखा है, आपने अपने तरीके से शोषण के खिलाफ संघर्ष किया है, लेकिन हम सिर्फ आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, हम आपके इशारे पे काम नहीं करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा इस बात को। इसीलिए हम जहां कहीं जा रहे हैं, हम हाथ जोड़कर राजनीतिक पार्टी के लोगों को कहते हैं कि मंच पर सिर्फ विद्यार्थी और नौजवानों को बैठने दीजिए। मंच पर सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, किसी रंग के हों,
अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, अगर वो शोषण के खिलाफ हैं और समता के पक्ष में एक यूनाइटेड मूवमेंट को खड़ा करना चाहते हैं, हम एक साथ मिलने को तैयार हैं। आप हमें मिलने में मदद कीजिए, आप हमें बांटने में मत अपनी कोशिश कीजिए। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि इस देश का एक बड़ा हिस्सा ये समझता है कि राजनीति चुनाव से खत्म होकर के, चुनाव से शुरू होकर चुनाव पर ही खत्म होता है। लेकिन मेरी राय में और हमारे जैसे बहुत सारे लोग उनकी राय में, मैं कभी रोहित से नहीं मिला था, लेकिन हम लोग बिना मिले हुए एक दूसरे से मिले हुए थे, बिना एक दूसरे को जाने हुए एक दूसरे को जानते थे। और ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि देखिए कहां जेएनयू और कहां हैदराबाद। जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये है कि इस देश का शासक वर्ग, जिसको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं, बड़ी चालाकी से हम शोषित लोगों को आपस में लड़ाते रहा है और हमको लड़ा करके वो हमारे ऊपर शासन करते रहा है। यह अंग्रेजों की नीति थी कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में बहाल करके भारतीय लोगों पर ही गोली चलवाते थे, और वही नीति इस देश के अंदर लगातार शासक वर्ग इस्तेमाल करते रहे हैं। और यह बात हम विद्यार्थियों को समझ में आने लगी जब सहमति और असहमति का विवाद इतना बढ़ गया कि एक सिनेमा दिखाने पे हम लोगों को एंटी नेशनल ब्रांड किया जाना शुरू कर दिया गया। और यह बात हुई क्यों? यह बात इसलिए हुई कि आइडेंटिटी को आपस में लड़ा कर दंगे कराए जाते थे, आइडेंटिटी को आपस में लड़ा करके चुनाव जीता जाता था, और आइडेंटिटी को आपस में लड़ा करके समाज के जो वाजिब मसले हैं उससे लोगों को भटकाया जाता था। और यह बात जब हमारी पीढ़ी समझ गई तो हमने कहा कि एक बड़ी लाइन खींचेंगे, शोषितों का पक्ष एक तरफ होगा और शोषकों का पक्ष एक तरफ होगा। उसका रंग कोई भी हो, हम भी अपनी रंग का परवाह नहीं करेंगे, सारे रंगों को यूनाइट करेंगे और आपके शोषण को खत्म करेंगे। और ये जो लड़ाई हमारी शुरू हुई हैदराबाद से चलकर जेएनयू से, और जेएनयू से जादवपुर, फर्गुसन, रनाडे, और यही वो लड़ाई और यही वो संघर्ष है जिससे लोगों को घबराहट होनी शुरू हो गई है। आज मुझे एक नोटिस थमाया गया कि आप कोई प्रोवोकेटिव स्पीच मत कीजिएगा। हम कर नहीं सकते। प्रोवोकेटिव स्पीच करके लोगों की भावनाओं को भड़काकर चुनाव जीतना यह हमारा धंधा नहीं है। हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं और समाज के पैसे से रिसर्च करते हैं और समाज की सच्चाई को सामने लाते हैं। और आज समाज की सच्चाई ये है कि अगर शोषित लोग एक मंच पे नहीं आए तो शोषकों का हौसला इतना बढ़ गया है कि जिस संविधान की हम कस्में खाते हैं उसी संविधान की कस्में खाकर ये संसद में बैठे हैं, और जिस संविधान को इन्होंने पहले जलाया था आज भी उस संविधान को ये जलाएंगे। तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि हम संविधान को बचाएंगे, मनुस्मृति को जलाएंगे, और मनुवाद के आधार पर कोई भी शासन इस देश के अंदर नहीं चलेगा। आज हमारे सामने ये लड़ाई है। वो लड़ाई ये है कि सबको शिक्षा कैसे मिलेगी, सबको रोजगार कैसे मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये चुनावी जुमलेबाजी है, हमारे पास उसकी योजना है। जब इस देश के अंदर तमाम तरीके के फालतू योजनाओं पर पैसे खर्च किए जा सकते हैं तो जनता के पक्ष में कुछ सही योजनाएं क्यों नहीं बनाई जा सकती? बार बार मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाला का बेटा हूं। अच्छी बात है मोदी जी, आप चाय वाला का बेटा हैं, मैं किसान का बेटा हूं। आते हैं मिलकर के एक नीति बनाते हैं कि इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा भी आप ही तय कर दीजिए। आप कोई भी रेखा तय कीजिएगा, इस देश की करोड़ों जनता उस रेखा के नीचे ही आपको मिलेगी, क्योंकि यही इस देश की सच्चाई है। आप रेखा तय कीजिए और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को केजी से लेकर के पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कीजिए। ये हमारा एजेंडा है। रोजगार की बात हो रही है, रोजगार का नाम लेकर के ही माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। क्या हालत है रोजगार की? पिछले साल 1,34,000 रोजगार पैदा किए गए। कहां जा रहा है ये जो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इस पे जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है? आप में से बहुत सारे लोग मीडिया में भी काम करते होंगे या प्रबुद्ध लोग होंगे। आप जानते हैं कि एक छोटा सा एड अखबार में देने में हजारों रुपया लगता है, तो पूरे पन्ने का मोदी जी का थोबरा देने में कितना पैसा खर्च होता होगा? पूरे पन्ने में टीवी पे एक एक मिनट
एक एक मिनट मन की बात करने में कितना पैसा खर्च होता होगा। और मन की बात कीजिए, हम मन की बात से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मन की बात कीजिए, थोड़ी हमारी भी सुनिए। और उस मन की बात में मराठवाड़ा की भी बात कीजिए, दिल्ली के अंदर जो लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं उनकी भी बात कीजिए, और बंबई के अंदर जो धारावी में रहते हैं उनकी भी बात कीजिए। इस देश के अंदर जो लोग शिक्षा नहीं ले पाते हैं, मात्र 3% लोगों को उच्च शिक्षा तक आने का मौका मिलता है। हमारे साथ जो हमारा सबसे अच्छा साथी था वो स्कूल से ज्यादा नहीं पढ़ पाया, बमुश्किल किसी तरह से मैं पीएचडी कर पा रहा हूं, और वो मेरा साथी आज भी साइकिल का पंचर लगाता है। ये हमारी समाज की सच्चाई है। और वो हमसे ज्यादा ब्रिलियंट था, ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन उसको शिक्षा नहीं मिल पाई। तो ये कहते हैं कि शिक्षा लेना लोगों का अपना काम है, सरकार का काम नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो वोट देना हमारा काम, सरकार बनाना आपका काम, मांगना हमारा काम, और मांग को भुला देना आपका काम। ये नहीं चलेगा। अगर वोट देंगे तो आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, अगर आप सरकार बनाएंगे तो आपको रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, हम बोलेंगे। आप थप्पड़ मरवाइए, आप जूता चलवाइए, आप प्लेन में पीटिए, ट्रेन में पीटिए, कोर्ट में पीटिए, हॉल में पीटिए, हम बोलेंगे और हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। आपको घबराहट क्यों होती है? आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। किसी मंत्री जी के बाबूजी के खाते से मैं कुछ नहीं मांग रहा, किसी भी नेताजी का जो बाप दादा का जागीर है उससे कुछ नहीं मांग रहा। इस मुल्क की जनता जो टैक्स भरती है, उस टैक्स में जो हम तमाम लोग, जो इस मुल्क के गरीब लोग हैं, उनका भी हिस्सा है। हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करो। इसमें हम गलत क्या बोल रहे हैं? लेकिन आपको सबके अंदर लैंड बराबर बंटना चाहिए, ये अंबेडकर पसंद नहीं है। आपको वो अंबेडकर पसंद नहीं है जो स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं, जो लेबर राइट्स की बात करते हैं, जो कहते हैं कि किसी समाज का अगर मूल्यांकन करना हो तो वहां के महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ये अंबेडकर आपको पसंद नहीं है। ये अंबेडकर आपको पसंद नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपके जो माउथ पीस हैं वो कौन लोग हैं? एक बाबा जी हैं, सुबह उठ करके कहते हैं छोड़िए लीजिए, छोड़िए लीजिए। बाबा जी हमको योग से दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या छोड़ें क्या लें? आप तो बहुत कुछ बेच रहे हैं, और वो जो बेच रहे हैं वो बहुत महंगा है। हमको खाने को नहीं मिल रहा है, क्या छोड़ें क्या लें, हम तय नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्या कहते हैं कि इस देश के अंदर लोगों को भारत माता की जय बोलना होगा। बिल्कुल बोलेंगे। जब अंबेडकर साहब ने कहा है कि महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए तो हम करेंगे, और हम करते आए हैं। लेकिन इसकी ठेकेदारी आपको दी किसने? आप जो कोर से महिला विरोधी हैं, कोर से, दिल से, हृदय से, अगर इनसे सपने में भी पूछा जाए तो ये महिलाओं के पक्ष में कुछ नहीं बोल सकते। जब हिंदू कोड बिल पेश किया गया था, इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, फैक्ट बोल रहे हैं, तो ये वही लोग थे जो हिंदू कोड बिल के अंदर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने से मना किया था। ये वही लोग हैं। आजकल अपनी सारी एनर्जी हमको मारने पीटने पे खर्च कर रहे हैं। इससे पहले इनका एक और धंधा था। ये पार्कों में जाते थे और कहते थे राखी बांधो। तुम अपनी बहन से बंधवा लो, घर में क्या दिक्कत है? कौन किससे प्रेम करेगा, कौन किससे शादी करेगा, कौन क्या खाएगा, ये आप तय करने वाले कौन होते हैं? इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर संविधान है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, जिसको आपने कभी नहीं माना। तो आपको घबराहट क्यों होती है जब लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, जब लोग लोकतंत्र की बात करते हैं? इनको घबराहट इसलिए होती है कि इनका पोल खुल जाएगा। इनका पोल क्या है? इनका पोल यह है कि जब भारत माता का इतिहास आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन्होंने भारत माता का स्वरूप बदल दिया है। जो पहली भारत माता थी उनके हाथ में अनाज था और खेती करने वाला हथियार था, और आज की भारत माता शेर पे बैठी हुई हैं और उनके हाथ में तिरंगे की जगह भगवा झंडा थमा दिया गया है। ये भारत माता को बदल दिए हैं।
जिस तरीके से भारत माता बदल दिया है, अगर हम लोग नहीं संभले तो एक दिन इस देश का झंडा बदल देंगे। और मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं कि इनको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको राष्ट्रवाद से लेना देना होता तो इस देश के अंदर किसी एक संस्कृति या एक धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। और ये बार बार इस देश के अंदर एक धर्म एक संस्कृति के नाम पे राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ये कहते हैं भारत माता की जय, इनका अगला डेस्टिनेशन होगा जय माता दी। जब ये कहते हैं राष्ट्रवाद के सामने कोई समझौता नहीं होगा, वहां अपने मुंह के अंदर एक शब्द छुपा लेते हैं कि ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इनके इस साजिश को आप समझिए, इसीलिए खतरा बहुत गंभीर है। आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। 2 नौजवानों को बीफ बेचने के नाम पर पेड़ पे लटका दिया गया, और उसी झारखंड के अंदर सूखे से लोग मर रहे हैं। लातूर में उस जगह को छोड़ करके भाग रहे हैं, वहां पे ये लोग नहीं पहुंचे उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन इनको बीफ की चिंता हो गई। भाई साहब, जो खाना चाहता है खाए, जो नहीं खाना चाहता है ना खाए, जो बोलना चाहता है बोले, जो पहनना चाहता है पहने। किसी को अगर चाउमीन खाने का पसंद है तो उसको खाने दीजिए। आपको भी चाइना जाना बहुत पसंद है। आप जो करना चाहते हैं वो सही और हम जो करना चाहते हैं वो गलत, ये कैसे तय किया जाएगा? इस देश में तय करने के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं, उस बात को मानिए। और मैं बार बार जब भी कहीं जा रहा हूं तो बोल रहा हूं कि अलग से किसी का नाम लेने का जरूरत नहीं है। आज 24 अप्रैल है, आज लेनिन की जयंती है। लेनिन ने अपने तरीके से रशिया में रेवोल्यूशन किया था। हम में से आप तमाम लोगों को इस देश की जो चिंतन परंपरा रही है, जो कबीर से शुरू होकर गुरु नानक, बुद्ध, तमाम तरीके के लोगों से होते हुए इस देश के अंदर बराबरी की बात करता है, सत्य की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, उस फिलॉसफी के आधार पर अगर काम करें तो आप लेनिन हो सकते हैं, आप अंबेडकर हो सकते हैं, आप फूले हो सकते हैं, आप पेरियार हो सकते हैं, और इस देश के अंदर जो गैर बराबरी है आप उसको मिटा सकते हैं। ये समाज के सामने एक चुनौती है, और हमारी पीढ़ी अगर इस बात को शिद्दत से महसूस नहीं करेगी तो इस मुल्क में बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और ये सिर्फ मेरा कोई व्यक्तिगत डर नहीं है, इसका बुनियादी कारण है। चुनाव लड़ा जाता है विकास के नाम पे, और पहले साल अपनी माता, दूसरे साल गौ माता, और तीसरे साल भारत माता। पता नहीं चौथे साल में कौन सी माता होंगी। हमें माताओं से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरी माँ है उसी तरीके से रोहित की माँ है, उसी तरीके से मोदी जी की भी माँ है। मोदी जी, कभी आप रोहित की माँ से मिल लिए होते? मोदी जी, आप कभी डेल्टा मेघवाल की माँ से मिल लिए होते? मोदी जी, चलिए मैंने गलती किया, मान लेते हैं आपकी बात को, हालांकि मैंने आपके हिसाब से गलती की है, संविधान और कानून के हिसाब से कोई गलती नहीं की है। क्या आप यह समझते हैं कि इस देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल में एक माँ को क्या दर्द होता होगा जब उसके बच्चे के ऊपर पब्लिकली जूता फेंका जाता होगा? उस माँ को क्या दर्द होता होगा कि जिसका बच्चा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था वो पंखे से लटक गया? उस माँ को क्या दर्द होता होगा जब जिसकी बेटी पेट काटकर जिसको उसने पढ़ने के लिए भेजा था उसका बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है? क्या इस मुल्क के अंदर संवेदना खत्म हो गई है? क्या इस मुल्क के अंदर मानवता खत्म हो गई है? अगर कोई मानवता की बात कर रहा है तो आप नेशनल और एंटी नेशनल का मुद्दा छेड़ दे रहे हैं। कौन एंटी नेशनल है और कौन नेशनल है, हम सवाल पूछना चाहते हैं। मेरी राय में अगर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को ठीक से करता है, इससे ज्यादा नेशनल कुछ नहीं हो सकता। मेरी राय में अगर किसान किसानी करता है और लोगों के लिए अनाज पैदा करता है, उससे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं हो सकता। मेरी राय में अगर शिक्षक पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों के अंदर शिक्षा का ज्योति जलाते हैं, उससे ज्यादा नेशनलिस्ट काम कुछ नहीं हो सकता। इस देश के अंदर जो मजदूर अपनी जान देकर खून पसीने से इस देश की इकोनॉमी का चक्का चलाते हैं, उससे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं हो सकता। और इस देश की रक्षा करते हुए जो लोग सीमाओं पे जान दे रहे हैं, उससे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप नेशनल और एंटी नेशनल की परिभाषा संसद में बैठ करके तय करना चाहते हैं। आपको संसद में नेशनल और एंटी नेशनल का डिफिनीशन करने के लिए नहीं भेजा है इस देश की जनता ने।
शिक्षा मंत्री को भेजा है शिक्षा की नीति बनाने के लिए, और प्रधानमंत्री को भेजा है इस देश का विकास करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए भेजा है, ना कि आप लोकतंत्र को लोकतांत्रिक संस्थाओं में बैठ करके कमजोर करें, इसलिए आपको भेजा गया। ये कैसा समाज हम बना रहे हैं, ये कैसा मुल्क हम बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी लोग अननेसेसरी मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे मोदी जी आपके खिलाफ? आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं मानता हूं कि आप भी एक गरीब परिवार से चल करके प्रधानमंत्री देश के बने हैं, हम भी तो उसी गरीब की बात करते हैं, उसी के हक और अधिकार की बात करते हैं। आप हमारा हक और अधिकार दे दीजिए, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में भेज दीजिए, बुलेट ट्रेन चला करके उसके डब्बों में इस देश के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं लोग हैं, उनके लिए सीट रिजर्व कर दीजिए, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। इस देश के अंदर आप सरकारी अस्पतालों को बंद करके निजी अस्पतालों को खोल रहे हैं, वहां हमारे घर परिवार वाले भी अपना इलाज करा पाएं, ऐसा व्यवस्था कर दीजिए, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। और हम बेरोजगारों को आप रोजगार दे दीजिए, हमारी योग्यता के हिसाब से, अपनी योग्यता से हम रोजगार मांग रहे हैं। लेकिन जाकर के देख लीजिए, मुंबई के अंदर कामगारों से मैंने बातचीत की, अगर कोई दलित है पीएचडी कर करके भी उसको स्वीपर का काम मिल रहा है। ये कौन सी व्यवस्था आपने बना करके रखा है? अगर किसी इंसान ने पीएचडी की है तो उसे किसी आप नीति बनाने वाली संस्था में नौकरी दीजिए, किसी विश्वविद्यालय में नौकरी दीजिए, आप उसको स्वीपर का काम दे रहे हैं। और ये बात कोई हवा में नहीं है, तमाम डेटा को आप उठा करके देख लीजिए। जिसकी जितनी योग्यता है उसको उस हिसाब से रोजगार दे दीजिए। अगर रोजगार नहीं दे पाते तो अपने रेफरी से ही सीख लीजिए, अपने मालिक से ही सीख लीजिए। अमेरिका और यूरोप के अंदर जो बेरोजगार लोग हैं, सरकार का काम है उनको रोजगार देना। अगर सरकार रोजगार नहीं दे पाती है तो एक एक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देती है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, हमारे पुलिसकर्मी लोग यहाँ खड़ा हैं, आपको जितना वेतन मिलता है उतना बेरोजगारी भत्ता मिलता है अमेरिका के अंदर बेरोजगारों को। आप कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भारत को बनाएंगे। कौन कहता है कि नहीं बनाइए? बनाइए, लेकिन कैसे बनाएंगे? कैसे समाज की परिकल्पना आप करते हैं? आप ऊंच नीच की परिकल्पना अगर समाज में करते हैं तो मान लीजिए कि आपका शरीर देश है और आपका नाक अगर सिर्फ लंबा हो जाए तो आप संतुलित विकास नहीं कर रहे हैं। इस देश के अंदर आप घूम घूम करके देखिए, एक तरफ लोग 5-5 लीटर अपने वॉशरूम में पानी बहा देते हैं फ्लश करके, और दूसरी तरफ 5 लीटर पानी लेने के लिए लोग 20 किलोमीटर चलते हैं। ये इस देश की सच्चाई है। जिसके पास पैसा है वो बोतल बंद डब्बों में पानी पीता है, जिसके पास पैसा है वो सील बंद डिग्री खरीद सकता है, जिसके पास पैसा है वो तमाम तरीके की सुविधाओं को ले सकता है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो स्वास्थ्य हो। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं है। ये स्थिति इस देश के अंदर बना दी गई है। अगर हम इसकी बात करते हैं तब आप कहते हैं कि आप एंटी नेशनल बात कर रहे हैं। अगर देश के लोगों के हक और अधिकार की बात करना एंटी नेशनल है तो आप कौन सा नेशन बनाना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि एक आप ऐसा नेशन बनाने की कल्पना रखते हैं जिसमें लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसीलिए आज शिक्षा को बेचा जा रहा है, और शिक्षा अगर बिकेगी तो क्या होगा? आप सब में से बहुत सारे लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जिसके पास जितना औकात होता है उतने का मोबाइल खरीदता है, और जितना पैसा होता है उतने का रिचार्ज कराता है। कल को शिक्षा भी अगर मोबाइल दुकान पे बिकेगी तो जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना ही शिक्षा ले पाएगा। तो हमारे संवैधानिक अधिकार का क्या होगा? हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का क्या होगा? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। अगर रिचार्ज के हिसाब से आप शिक्षा का कूपन हमको बेचेंगे तो हम नहीं खरीदेंगे, और हम अंगूठा नहीं दबाने जाएंगे आपके कमल के बटन पे, आपके हाथ के बटन पे, या आपका कोई भी चुनाव चिन्ह हो उस पे बटन दबाने नहीं जाएंगे। उस अंगूठे से हम इस देश के अंदर एक सवाल खड़ा करेंगे कि ये अंगूठा सिर्फ बटन दबाने के लिए नहीं है, ये अंगूठा अपने हक और अधिकार के लिए जो हाथ उठता है, जो मुट्ठी तंती है, उसको बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस संघर्ष को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज हम इस देश के तमाम जो नौजवान हैं, तमाम जो विद्यार्थी हैं, उनके सामने एक बड़ा सवाल है कि इस देश में हो क्या रहा है। इस देश के जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है। आप तमाम इलाकों में घूमिए, 25% मुल्क का भूभाग सूखे से ग्रसित है। खाने की बात छोड़ दीजिए, पीने तक को पानी नहीं मिलता है। इस देश के अंदर जो किसान हैं,
आप उस डर का अंदाजा नहीं लगा सकते। मिनटों में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश के अंदर पल पल दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस देश के अंदर अगर आप आदिवासियों के हक की बात करेंगे तो आपको नक्सली बता दिया जाएगा, और अगर आप अपने हक की बात करेंगे तो आपको पुलिस का इन्फॉर्मर बता दिया जाएगा। अगर आप आदिवासी की बात कीजिए तो इनके पास एक स्टिकर है, वो नक्सली आपके पीठ पे चिपका देंगे। अगर आप दलितों के हक की बात कीजिए तो स्टिकर नक्सली से बदल करके कास्टिस्ट हो जाता है, उसके ऊपर चिपका दिया जाएगा। अगर आप सबकी बात करेंगे तो वो स्टिकर कास्टिस्ट से बदल करके एंटी नेशनल होता है, जो आपके पीठ के ऊपर चिपका दिया जाएगा। तो ये जो स्टिकर खेलते हैं, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि स्टिकर से देश नहीं चलता, स्ट्रेटजी से देश चलता है। आप स्टिकर बेचिए, हम आपके खिलाफ स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इस देश को बचाने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इस देश के अंदर जो एक एक लोग हैं उनके हक और अधिकार के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और ये स्ट्रेटजी बन करके रहेगा। और उसका एक उदाहरण ये है कि आपने तमाम कोशिश की, आपने तमाम तरीके का जो प्रोपेगेंडा है इस देश में फैलाया, लेकिन सच सामने आया और लोग जान गए कि अब की बार फोटोशॉप की सरकार हमने बनाई है। और फोटोशॉप का सच लोग जानने लगे, नकली वीडियो का लोग सच जानने लगे। इसीलिए इनको लगा कि जो आलाप हमने आलापा था, जो राग हमने छेड़ा था, वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव आने से पहले ही फेल हो गया है। और इनको डर लगने लगा है कि जो लड़ाई रोहित वेमुला ने लड़ी, इस देश के अंदर जो ऑप्रेस्ड को यूनाइट करने की बात की गई, उनसे घबरा करके इन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा था, वो सगुफा भी फेल हो रहा है। इसीलिए अब ये डराना चाहते हैं, लेकिन डर से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम मान लिए हैं कि अगर इस देश के अंदर आपको जीना है तो लड़ना पड़ेगा। और इस मुल्क में अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो आपको कुछ भी सहना पड़ सकता है, आपको जान भी देनी पड़ सकती है, और हम जान देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा आदर्श रोहित वेमुला है। और इस संघर्ष में चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इस देश के अंदर जो संविधान का मूल्य है, जो हमारी प्रस्तावना कहती है, सबकी समानता की बात की जाएगी, सबके लिए न्याय की बात की जाएगी, सबके हक और अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा, और एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक, समाजवादी भारत की रचना की जाएगी। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है, और इस संघर्ष में हम आगे बढ़ेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का साथ और सहयोग अलग अलग जगह पे लोगों का मिल रहा है, तमाम तरीके के अवरोधों के बावजूद जिस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ी है, हमें पूरा भरोसा है हम लड़ेंगे, जीतेंगे। यही हमारा कमिटमेंट है। अंतिम बात बोलते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि हम आंदोलनों की एकता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमें रंगों से कोई खास मतलब नहीं है, हम जन आंदोलनों की एकता को स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा आज का नारा है, नहीं रहेंगे अब दबकर बिरसा भगत सिंह अंबेडकर, नहीं रहेंगे अब दबकर मार्क्स लेनिन अंबेडकर, नहीं रहेंगे अब दबकर फूले बिरसा अंबेडकर, फूले पेरियार अंबेडकर। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम। एक मिनिट। या ठिकाणी या मंचावर, या सभागृहात उपस्थित असलेले जातीयांताच्या लढाईचे प्रणेते आणि JNU-SU फर्ग्युसन FTI ला आम्हाला साथ देणारे माननीय बाळासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आम्ही त्यांना विनंती करतो की त्यांनी AISFचे राष्ट्राध्यक्ष वलीउल्लाह कादरी आणि कन्हैयाकुमार यांना संविधान आपल्या हाताने संविधान सुपूर्द करावं आणि लढाईची थाप यांच्या खांद्यावर द्यावी। बोली क्या करना है बाळासाहेब आहे अच्छा बोला बोला अभय सर तुम्ही पुण्यातली कन्हैयाकुमारची ही सभा आपण लाईव्ह पाहत होतात। पुन्हा एकदा मोदी आणि संघावर कन्हैयाकुमारने टीका केलेली आहे। मोदींच्या परदेश दौऱ्यावर टीका केलेली आहे। समाजातली असमानता, रोजगार, दुष्काळ, भ्रष्टाचार, कर स्वरूपात सर्वसामान्य सरकारला देत असलेला पैसा या सर्व मुद्द्यांचा उल्लेख त्याने आपल्या भाषणामध्ये केलेला आहे। जवळपास 40 ते 45 मिनिटं त्याने भाषण केलेलं आहे आणि या भाषणामध्ये त्यांनी या मुद्द्यांचा उल्लेख केलेला आहे। आमचा आदर्श हा रोहित वेमुला आहे आणि न्यायासाठी जीव द्यायला लागला तरी चालेल, आम्ही त्यासाठी तयार आहोत असं त्यांनी यावेळेला म्हटलेलं आहे। मराठवाड्यामधला दुष्काळ असो किंवा हैदराबादमधलं रोहित वेमुलाचं प्रकरण असो, सर्वच मुद्द्यांचा उल्लेख त्यांनी या ठिकाणी केलेला आहे। मन की बात मध्ये मराठवाडा, धारावी आणि दिल्लीचा सुद्धा नरेंद्र मोदींनी उल्लेख करावा असं त्याने या ठिकाणी सांगितलेलं आहे।